इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। अर्णब गोस्वामी के लिए मैंने सवेरे ही दोपहर में जिसमें आर्गूमेंट शुरू हुआ था, आर्गूमेंट शुरू होने के कुछ समय बाद ही आर्गूमेंट की दिशा क्या हो, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसको तय कर दिया था। मैंने उस बात पर उस समय चर्चा की थी कि ऑनरेबल जस्टिस क्या कह रहे हैं, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने जो और बातें कही उसके विषय में भी डिस्कशन कर लेते हैं उनको पूरा करते हुए। ऑनरेबल कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो फिर वो कहाँ जाएगा। ये हमारा काम है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि किसी के फंडामेंटल राइट को सिक्योर किया जाए, किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सिक्योर किया जाए, किसी भी व्यक्ति की लाइफ और प्राइवेसी और राइट टू लाइफ को सिक्योर किया जाए। ये हमारा फर्ज बनता है। ऑनरेबल कोर्ट ने खास तौर से मुंबई हाई कोर्ट को आड़े हाथों लिया और मुंबई हाई कोर्ट को ये दिशा निर्देश दिया और कहा कि भविष्य में मैं चाहूँगा कि सभी हाई कोर्ट ये सिक्योर करेंगे, फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे किसी दूसरे कानून के ऊपर। फंडामेंटल राइट जहाँ पर नागरिक के होते हैं, नागरिक के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ये राज्य का दायित्व बनता है कि राज्य उन फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करे। और वो और कोर्ट, अगर राज्य उसको सिक्योर नहीं करता है तो कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है, एटलीस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि उनके राइट्स को सिक्योर किया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रमा फेसाई ये जो मामला है वो पहले तो सेक्शन 34 आईपीसी का नहीं बनता, यानी कि जो 3 एक्यूज्ड उसमें हैं वो 3 एक्यूज्ड का एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है, और चूंकि 3 एक्यूज्डों का एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं आरोपियों का, इसलिए उनको एक साथ क्लब करके और ये कहा जाए कि साजिशन इन्होंने किया है तो ये ठीक नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समरी ए के मामले में, समरी ए, समरी बी, समरी बी, पीछे समरी सी, 3 तरह की समरियों की बात कर रहे थे। समरी ए जिसको चालान जिसकी आधार पर क्लोज किया गया है, क्लोज रिपोर्ट लगाई गई, उसमें अपराध हुआ है ऐसा माना गया, लेकिन अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा, इसके पीछे कौन है ये समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए समरी ए सबमिट की गई, ऐसा आर्गुमेंट हुआ। वाकई में क्या हुआ होगा, ओरिजिनल फाइल निकलकर अगर आई होगी तो कोर्ट ने उसको देखा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जहां पर सुसाइड का केस हो और समरी ए इन्वेस्टिगेशन करके नहीं पाया जा रहा है, या समरी बी, समरी सी, ऐसा कुछ हम करते हैं, हम सीधा सीधा कहते हैं कि इसमें अभियुक्त नहीं पाए गए या इसमें कोई साजिश नहीं पाई गई, इसलिए हम इसको क्लोज करते हैं क्योंकि सब्सटेंस नहीं है। फिर भी कोर्ट ने समरी ए, समरी बी, समरी सी जो स्टेट गवर्नमेंट ने आर्गूमेंट किया था उस पर स्वीकार करते हुए समरी ए के ट्रायल के मामले में कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है, यानी कि पुलिस को अधिकार है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन बिना कोर्ट के ऑर्डर के कर सकता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि किसी भी केस में, मैं बता देना चाहता हूं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा फर्क होता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब हम सेक्शन 173 क्लॉज 8 की करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मामला चल रहा है, मामला इवन क्लोज हो गया है, कोर्ट में रिपोर्ट लग चुकी है, फिर भी कोई नए एविडेंसेस मिले, उन नए एविडेंसेस के आधार पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया और उस इन्वेस्टिगेशन शुरू करके नए एविडेंसेस कोर्ट को लगाए। लेकिन जहां तक सेक्शन 173 क्लॉज 8 का मामला है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, वहां पर एक चीज क्लियर है जो कोर्ट ने अभी भी उस पर डिस्कशन नहीं किया। हालांकि कोर्ट ने यह कहा है कि हम अभी इसका डिटेल्ड ऑर्डर करेंगे, अभी हम इंतरिम ऑर्डर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस डिटेल्ड ऑर्डर में वो आएगा। वो पहलू ये है कि जहां पर क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है, जहां पर चार्जशीट सबमिट हो चुकी है, चार्जशीट सबमिट करने के बाद किसी की गिरफ्तारी, और चार्जशीट सबमिट करने से मतलब है कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया हो, कोर्ट ने उस पर ऑर्डर कर दिया हो, और कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर नेक्स्ट गिरफ्तारी होनी तो कोर्ट के ऑर्डर के बगैर नहीं की जा सकती, कोर्ट का ऑर्डर एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 173 क्लॉज 8 है, 156 क्लॉज 3 नहीं है। यही मैजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 का भी ऑर्डर कर सकता था, यानी कि री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता था। जब री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होता है तो नए सिरे से पूरी पावर स्टेट के पास रहती है और पुलिस के पास रहती है। लेकिन जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है तो चूंकि संज्ञान कोर्ट ले चुका है, इसलिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के मामले में अगर गिरफ्तारी करनी है तो कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है, तभी गिरफ्तारी कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अर्णब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई, यह गिरफ्तारी समरी ए की रिपोर्ट होने के बावजूद भी वो गिरफ्तारी ठीक नहीं थी। इसके अलावा ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जिस तरह से मैटर को सुना
वो 2 दिन उसने दिए भी, लेकिन जहां पर उसको काम करना था वहां पर उसने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, वो हेबियस कॉर्पस पर लगे रहे, जबकि मामला यह था कि इस मामले में कोई सब्सटेंस है कि नहीं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि क्या कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। मैं बता दूं, आपको कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन की तब जरूरत पड़ती है जब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड एविडेंसेस को बिगाड़ सकता है, गवाहों के ऊपर फर्क डाल सकता है, और वो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं होने देगा। अगर वो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं होने देगा और उससे इन्वेस्टिगेशन में प्रभाव पड़ता है, तो फिर हम उसको कस्टडी में रखते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन जब इस तरह का मामला हो जिसमें पहले आपको इन्वेस्टिगेशन करने पर एविडेंसेस नहीं मिले, जब आपके पास कोई सब्सटेंस नहीं था, जब आपके पास कोई आधार नहीं था और आप क्लोजर रिपोर्ट लगा चुके हैं, ऐसे मामले में क्या कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है? तो कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसे मामलों में कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती। ऐसे मामलों में सिर्फ एक्यूज्ड के साथ यह निर्धारित किया जाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करे, क्योंकि उसकी वजह से जब मामला यहां तक पहुंच गया है तो ऐसे मामलों में यह संभव नहीं है कि एक्यूज्ड बाकी जो एविडेंसेस हैं या जो और मामले हैं उनमें एक्यूज डिस्टर्ब करे। खासतौर से राज्य सरकार किसी व्यक्ति के पीछे पड़ी हो और राज्य सरकार इतनी कॉन्शियसनेस से किसी व्यक्ति को टारगेट किए हुए हो, ऐसी सिचुएशन में अभियुक्त इन्वेस्टिगेशन पर प्रभाव डालेगा या अभियुक्त एविडेंसेस पर प्रभाव डालेगा या अभियुक्त गवाहों पर प्रभाव डालेगा, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह संभव नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि सभी हाईकोर्ट फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करें, और मैं पिछले लंबे समय से देख रहा हूं कि 99% हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट को छोड़कर कुछ और ही करने पर लगे हुए हैं, और ये जो उनका अपना ज्यूरिडिक्शन है वो ज्यूरिडिक्शन को पूरा करने में फेल हो गए हैं। मैं यहां पर सीधा बता देना चाहूं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को पलटते हुए और उसके साथ कठोर टिप्पणी करते हुए, हाई कोर्ट को अपने कार्य की याद दिलाते हुए, हाई कोर्ट को अपने ज्यूरिडिक्शन की याद दिलाते हुए, हाई कोर्ट को अपने काम जो उनको करना चाहिए विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर, जो उनका ओरिजिनल फंक्शन है, तो प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एनी पर्सन, उसको ध्यान में रखते हुए यह हाई कोर्ट की जिम्मेवारी बनती थी कि वो उसको पूर्ण करता, लेकिन हाई कोर्ट ऐसा करने में सफल नहीं हुआ। इसके अलावा जो कोर्ट ने आज इस मामले में जो ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर उन्होंने कहा मैं इंतरिम ऑर्डर करता हूं, इसका डिटेल्ड ऑर्डर बाद में लगाऊंगा। डिटेल्ड ऑर्डर मतलब उसकी पूरी रीजनिंग कि इन मामलों में किस प्रकार से डील करना चाहिए, इन मामलों का क्या आधार है, इन मामलों को कैसे डील होना चाहिए, अरेस्टिंग होगी नहीं होगी, री इन्वेस्टिगेशन होगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में राइट क्या होंगे, री इन्वेस्टिगेशन में राइट क्या होंगे, पुलिस के राइट क्या होंगे, मैजिस्ट्रेट का क्या रोल है और हाईकोर्ट का क्या रोल है, ये सब कुछ वो पूरी डिटेल्ड मुझे लगता है कि रूलिंग देंगे, जैसा उन्होंने कहा। और जैसा ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ का स्वभाव है कि वो कोई भी बात कहते हैं, वो कुछ भी कहते हैं, वो एक लंबा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत ना पड़े। और आज तो उनके लिए एक विशेष महत्व का दिन इसलिए था क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है, और अपने जन्मदिन के दिन जब छुट्टियां चल रही हो, कोर्ट ने अपनी छुट्टी अनाउंस कर दी हो, तो एक्स्ट्रा छुट्टियों को बाईपास करते हुए वो मामले की सुनवाई कर रहे थे। हालांकि सभी लोगों ने वहां अप्रिशिएट किया कि आप जन्मदिन के दिन आपको जहां छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाना चाहिए या अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए, वहां आप कोर्ट में बैठे हैं और आप इस तरह का मैटर सुन रहे हैं जब कोर्ट बंद हो। हालांकि ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे अच्छा एक जज के लिए कुछ नहीं हो सकता कि वो अपना जन्मदिन किसी ऐसे मामले में जहां पर फंडामेंटल राइट सिक्योर करने का मामला हो और किसी नागरिक के ऊपर इतने सारे काम हो रहे हों और कोर्ट में बैठकर एंजॉय करे। और आप सब लोगों के बीच में लीगल फ्रेटर्निटी, अपने परिवार के बीच में, ये मेरा परिवार ऐसा ही है, यही मेरा परिवार है, इनके बीच में मैं एंजॉय कर रहा हूं, इससे अच्छा मेरा जन्मदिन कुछ और नहीं बनाया जा सकता था। ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण करी जिसको मुझे लगता है कि हम सबको ध्यान रखना चाहिए। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैं मुंबई पुलिस को डायरेक्शन देने के बजाय मैं रायगढ़ पुलिस को डायरेक्शन दे रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि जो मुंबई पुलिस है, जैसे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो मोस्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मुंबई पुलिस को या उस पुलिस को जो हेडक्वार्टर होता है उस हेडक्वार्टर को डायरेक्शन दे देते हैं। लेकिन यह मामला इतना क्रिटिकल है जिसमें राज्य सरकार पीछे पड़ी हुई है, तो वो ऑर्डर को भी सर्कुलेट करने में 3 दिन लगा देते।
कहते हैं अभी ऑर्डर आ रहा है, सर्टिफाइड कॉपी निकाल ली जाएगी, उस पर सिग्नेचर किए जाएंगे, फिर वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भेजी जाएगी, फिर वो पुलिस स्टेशन भेजी जाएगी, फिर पुलिस स्टेशन से वो जेल में भेजा जाएगा। तो मालूम पड़ा इसमें प्रोसीजर जो रमन्ना है, रमन्ना पहुंचाने तक, रमन्ना से मतलब रिलीज ऑर्डर है पहुंचाने तक 2 से 3 दिन लगा देते और होली दिवाली इसी के अंदर मना देते। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा मैं अपने ऑर्डर को संशोधित करता हूं। पहले उसने कहा कि मुंबई पुलिस को मैं डायरेक्शन देता हूं, बाद में उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस को डायरेक्शन देने की बजाय मैं रायगढ़ पुलिस को डायरेक्शन देता हूं, जिसके मातहत वो जेल आती है। रायगढ़ पुलिस से कहा गया कि आप इनका जो रिलीज है वो तुरंत सिक्योर करवाई जाए 50,000 रुपए के बॉन्ड भरवाकर, 50,000 रुपए के बॉन्ड भरवाकर यह आदेश दिया गया। और अर्णब गोस्वामी को यह कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन में आप पूरा कोऑपरेट करेंगे और पूरे कोऑपरेशन के साथ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करवाएंगे, ऐसा अर्णब गोस्वामी को डायरेक्शन दिया गया। मुझे लगता है कि आज का जो दिवस है वो हाईकोर्ट्स को चिंतित करने वाला है, वो पुलिस को चिंतित करने वाला है, वो स्टेट गवर्नमेंटों को आगाह करने वाला है कि भैया आप फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए जो डेड केसेस पड़े हुए हैं, किसी के पीछे पड़ते हो तो डेड केसेस में उसके सामने निकल आते हो। हाई कोर्ट को भी उन्होंने कहा आपको चैनल पसंद नहीं तो आप बंद कर दीजिए, आप मत देखिए। लेकिन बीइंग ए जज, बीइंग ए कोर्ट, हम न्यूट्रल हैं, तो हमारे सामने जो फैक्ट रखे गए उन फैक्टों पर, उस केस के जो तथ्य हैं उन तथ्यों के ध्यान में रखते हुए मैं ऑर्डर करना चाहिए। जबकि हमने हेबियस कॉर्पस की पिटीशन को डिसमिस किया और बाकी के ऑर्डर को देखा ही नहीं, बाकी जो मेन इश्यू था उस पर ध्यान ही नहीं दिया और उस पर हमने कोई काम नहीं किया। और अगर मेरे पास नहीं आएगा कोई व्यक्ति तो कहां जाएगा? फंडामेंटल राइट की सिक्योरिटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की सिक्योरिटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सिक्योर करने के लिए तो हमारा गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का। इसलिए हमें अपने मूल कार्य से भटकना नहीं चाहिए, हमें अपने मूल कार्य में ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। मुझे लगता है अर्णब गोस्वामी के लिए अच्छा दिन तो है ही है, उसके अलावा भारत के लोकतंत्र, फ्रीडम ऑफ मीडिया के मुंह पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पूरी देश की मीडिया के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप क्या कर रहे थे जब जेन्युइन केस था, तब आप खड़े नहीं थे उस व्यक्ति के साथ। हालांकि इस पर पॉलिटिकल लीडरशिप पर सवाल खड़े होते हैं, इस पर देश के जो मोमबत्ती गैंग हैं, जो इंटॉलरेंस गैंग हैं, या जो अबाड़ वापसी गैंग हैं, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल करते हैं, उन सब के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है कि आप नक्सलियों को बचाने घूमते हैं। याकूब मेनन की पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप लिख लिखकर पार्टनरिंग मांगते हैं, आप प्रेसिडेंट से पार्टनरिंग मांगते हैं, उससे क्षमादान मांगते हैं। लेकिन अर्णब गोस्वामी जो एक जेन्युइन केस देख रहा था, जो व्यक्ति देश के लिए लड़ रहा है, जो देश के फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ रहा है, जो मजलूमों के लिए लड़ रहा हो, जो लॉ एंड ऑर्डर के बदहाल व्यवस्था से लड़ रहा हो, उस व्यक्ति का साथ आपने नहीं दिया। मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट ने अपना जन्मदिन बखूबी निभाया और अपने जन्मदिन पर गिफ्ट लेने की बजाय अर्णब गोस्वामी और इस देश को, हमारे देश को गिफ्ट दिया है, जिसमें कि फंडामेंटल राइट सिक्योर हो और भारत की डेमोक्रेसी बरकरार रहे। मुझे लगता है कि ये आज का डिसीजन एक लैंडमार्क डिसीजन है और जिसका जो पूरी कॉपी आएगी मैं उसकी भी रीजनिंग आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हम सभी के लिए बनता है। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।